जुनून इश्क भाग 5। अगले कुछ दिन पाकिज़ा और उत्कर्ष के उनके अपने अपने घरों में बीतने वाले थे। दोनों के एक दूसरे से मिलने के बाद ये पहली बार था जो इतने दिन एक दूसरे को वो दोनों देख या मिल नहीं पाते, इसलिए दोनों को ये एक दूसरे का ख्याल आना वाजिब था, खास करके हमारे उत्कर्ष मियाँ को। उत्कर्ष आज लगभग 6 महीने बाद वापस घर लौटा था। उसके खुद के बागी और वहीं उसके पिताजी की हठी और अति धार्मिक स्वभाव के कारण दोनों की कभी आपस में नहीं बनती थी। इसलिए उत्कर्ष घर में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता था, ताकि वो अपने पिताजी के साथ उत्पन्न होने वाले टकराव की स्थितियों से बच सके। उत्कर्ष के घर पहुंचते ही उसकी माताजी ने उसका स्वागत बड़े ही ममतामयी तरीके से आंसुओं के साथ किया। आखिर 6 महीने बाद देख रही थी वह अपने जिगर के टुकड़े को। माँ बाप की इस लड़ाई में वो भी तो सालों से पिसती आ रही थी। उन्होंने उत्कर्ष की आरती उतारी और फिर पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले उसकी नज़र उतारी। हाथों में मिर्ची पकड़े अपने पूरे शरीर के इर्द गिर्द उसे घुमाते देख उत्कर्ष ने चिढ़कर कहा, ये सब क्या कर रही हो माँ? माँ ने प्यार से झिड़कते हुए कहा, चुप कर। एक तो घर से इतनी दूर रहता है, ऊपर से ना आने का ठिकाना ना जाने का। पता नहीं कैसे कैसे लोगों की नज़र पड़ती रहती होगी। नज़र लग गई होगी तो अभी उतर जाएगी। चुपचाप खड़ा रह बस। उत्कर्ष ने मन ही मन सोचा कि इस बार शायद सच में किसी की नज़र लग चुकी है, और अगले ही पल उसके मन में पाकिज़ा का खिला खिला चेहरा महक उठा। नज़र उतारने के बाद माँ ने उन मिर्चों को जलाने के लिए दे दिया और खुद पकड़ कर उत्कर्ष को घर में ले आई। बेटा चाहे कितना भी मोटा ताज़ा क्यों ना हो, माँ को तो वो हमेशा ही दुबला और कमज़ोर ही लगता है, और फिर उत्कर्ष इससे कैसे अछूता रह जाता। माँ ने उत्कर्ष के लिए पूरा 56 भोग सजा रखा था। जबरदस्ती उसे कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा, वहाँ खाता नहीं था क्या? इतना काम काहे करते हो बबुआ? देखो क्या हुलिया बना रखा है, कहती हुई उसे खिलाती जा रही थी। उत्कर्ष तो इतने वक्त बाद मिले माँ के इस प्यार दुलार से गदगद हुआ जा रहा था। वहीं उसका छोटा भाई निष्कर्ष और बहन सुर भी चिढ़ते हुए उसे देख रहे थे। उसके आ जाने से माँ का सारा प्यार और ध्यान तो अपने बड़े बेटे के लिए ही रह गया था। बस, उत्कर्ष ने कहा, बस बस माँ, और कितना खिलाओगी? पेट भर गया है मेरा। सुरभि ने कहा, हाँ माँ बस भी करो आप, वैसे भी हम दोनों का सारा हिस्सा भी तो आपने ही नहीं खिला दिया। उत्कर्ष ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुझे जलन हो रही है क्या? मेरी माँ है, मुझे खिला रही है। सुरभि ने कहा, अकेली आपकी थोड़ी है, मेरी भी तो है, क्यों निष्कर्ष भैया? निष्कर्ष ने हाँ हाँ कहा तो उत्कर्ष ने जवाब दिया, हाँ तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, तेरी भी माँ है, मगर मुझसे 5 साल बाद। ये कहकर उत्कर्ष ने उसकी नाक हल्की सी खींच दी तो सुरभि हल्का चिढ़कर, माँ देखो ना भैया हमेशा ऐसा ही करते हैं, कहकर रोने लगे। और उत्कर्ष और निष्कर्ष हंसने लगा। माँ ने दोनों को झिड़कते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहे हो बच्ची को तुम दोनों? तू तो मेरी प्यारी बिटिया है, आ ले खा ले। माँ ने सुरभि को खिलाया तो फिर निष्कर्ष ने भी मुंह खोल दिया। माँ ने उसे बड़े प्यार से एक निवाला दिया तो सुरभि ने उत्कर्ष से कहा, देखा भैया मैया तो हमारी है। उत्कर्ष ने कहा, मैया की बच्ची, रुक बताता हूँ। ये कहकर उत्कर्ष उसे पकड़ने को उठा तो सुरभि उठकर भाग गई। उत्कर्ष उसके पीछे दौड़ा। माँ दोनों को रोक रही थी और निष्कर्ष हंस रहा था। तभी भागता हुआ उत्कर्ष सामने से आते हुए अपने पिताजी से टकराया। पिताजी ने उसे घूरा और कहा, घोड़े जैसे हो गए हो और अभी भी चलना नहीं आता। उन्होंने उत्कर्ष को देखा और फिर घूम कर वहाँ खड़ी सुरभि की ओर नजर डाली और कहा, कितनी बार कहा है कि लड़कियों को ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, बड़ी हो गई हो, मगर बचपना जाने कब जाएगा। ये नहीं कि माँ का हाथ बटाए, कुछ काम वाम करे, केवल खेल कूद करा लो बस इनसे। सुरभि मुँह लटकाए वहीं खड़ी रही तो उन्होंने उसे डांट कर जाने को कहा। उत्कर्ष ने उन्हें रोकना चाहा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि आज भी दोनों के बीच कोई तमाशा हो जाए। पिताजी ने उत्कर्ष को देखा और फिर कहा, बड़े हो गए हो, अब ये सब हरकतें अच्छी नहीं लगती, आओ बैठो, बात करनी है। उत्कर्ष ने बिना कुछ कहे अपने उनके पैर छुए और फिर जाकर एक कोने में सोफे पर बैठ गया। पिताजी ने एक लिफाफा उत्कर्ष की ओर बढ़ा दिया और कहा, देख लो, सक्सेना जी ने भिजवाई है कुछ लड़कियों की तस्वीरें, सब अच्छे घर की लड़कियां हैं, तो आप जल्दी से अपने लिए एक चुनकर शाम तक बता दीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम उनके घर जाकर रिश्ते की बात पक्की कराएं। उत्कर्ष तो बस बैठा बैठा उनका मुंह देखता रह गया। तभी माँ ने कहा, हाँ बेटा, तेरी उम्र भी हो गई है, अब कर ले शादी जल्दी से, मुझे भी तो अपनी बहू का चेहरा देखना है। तभी पिताजी ने कहा, आपकी शादी होगी तब हम अगली बार सुरभि की शादी करा सकते हैं, तो जितनी जल्दी हो आपकी शादी निपटाना चाहते हैं हम। उत्कर्ष ने कहा, तो फिर सुरभि की शादी करा दे, आप लोग मुझे क्यों घसीट रहे हो बीच में? पिताजी ने कहा, होश में तो है ना
बड़े बेटे के होते हुए बेटी की शादी, जात बिरादरी क्या कहेगी। वैसे भी उसके लिए लड़का हमने ढूंढ लिया है। आप लड़के हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आज पूरी रात तक खुद चुनकर बता दीजिए। इतना कहकर वे उठ कर जाने लगे, लेकिन अचानक रुक कर फिर कहा, अगर सुबह तक कोई फैसला नहीं ले पाए तो फिर फैसला हमारे हाथों में होगा और लड़की देखने हम सब कल ही चलेंगे। उत्कर्ष कुछ कहना चाहता था मगर उस मौका ही नहीं दिया गया। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की मगर वो उखड़े मन के साथ अपने कमरे में आ गया और उस लिफाफे को वहीं बिस्तर पर फेंक दिया और वहीं लेट गया। उधर पाकिजा शाम को अपने घर लखनऊ पहुंची। पापा मम्मी से मिलकर वो सच में काफ़ी खुश थी। उधर उसके मम्मी पापा भी अपनी लाडली बेटी को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। नौकरी के लिए पहली बार जो घर से बाहर इतनी दूर गई थी उनकी बेटी, उसके जाने के बाद वे लोग अकेले से पड़ गए थे और ऊपर से हमारी बड़बोली पाकिजा के बिना तो उनका घर सूना पड़ गया था। पाकिजा के आते ही घर में रौनक छा गई। मम्मी ने तो पाकिजा को देखते ही गले लगा लिया। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रात हो गई। वे तीनों साथ में बैठ रात का खाना खा रहे थे। मम्मी हर थोड़ी देर बाद पाकिजा को एक रोटी पकड़ा देती और मुंह बनाकर कहती, माँ तो आप तो मुझे मोटा करके ही मानोगे। मम्मी बदले में उसके कमज़ोर होने की दुहाई देती। खाने के बाद पाकिजा के पापा ने आइसक्रीम निकाली जो उन्होंने पाकिजा के लिए मंगवाई थी। पाकिजा अपनी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम देखकर तो उछल ही पड़ी और फिर वे तीनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाते हुए गप्पे मारने लगे। पापा ने कहा, बेटा वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना। नहीं पापा, आप जानते हैं ना आपकी पाकिजा दूसरों को परेशानी में डालती है, खुद परेशान नहीं होती, पाकिजा ने गर्व से कहा। सब हंसने लगे और फिर माँ ने उसे प्यार से सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, बात तो सही है, पता नहीं तेरे ऑफिस वाले कैसे झेलते होंगे तुझे। अरे माँ, वहाँ तो ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है, सब बड़े बिंदास है और बहुत मज़ा भी आता है सबके साथ सिवाय एक के, पाकिजा ने कहा। पापा ने सुना तो कहा, सिवाय एक के मतलब? अरे पापा, वो है ना चंपू, मेरा बॉस है, एक नंबर का खड़ूस है, जब देखो तब डांटने का मौका ढूंढता है मुझे। पता है, मुझे तो छुट्टी भी नहीं दे रहा था वो। मैं तो रोने लगी कि आप लोगों से मिल नहीं पाऊंगी, मगर फिर उसी दिन उसने मुझे और आपकी बेटी से डर कर वो खुद मेरी टिकट भी करवाई, उसने छक्के छुड़ा दिए। मैंने उसके, जानती हो माँ, ऑफिस से पहले ही मिल गई थी मैं उससे और हमारा बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया था, पुलिस भी आ गई थी। पाकिजा ने खुद की तारीफ करते हुए किसी बच्चे की तरह बढ़ा चढ़ाकर बात कही। झगड़ा, पुलिस? क्या हुआ था बेटा? मम्मी पापा अब थोड़ा डर गए थे। वैसे भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पुलिस सच में काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। पाकिजा ने उनका सवाल सुनकर शुरू से अंत तक किया, आखिर कैसे वो रास्ते पर उत्कर्ष से मिली, फिर झगड़ा, फिर ऑफिस में उत्कर्ष का उसका बॉस होना और फिर उसे परेशान करना, फिर उनकी नोकझोंक और फिर छुट्टी के लिए उत्कर्ष का उसे डांटना, फिर रात को गुंडों से बचाकर सुरक्षित हॉस्टल पहुंचाना, अगले दिन खुद उसकी टिकट करने तक की सारी बात उसने उन्हें बता दी। पापा मम्मी मुंह फाड़े सब सुन रहे थे। वे दोनों ही काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। बात खत्म करने के बाद पाकिजा ने सांस ली और कहा, सच में चंपू काफ़ी खड़ूस है। तभी पापा ने उसे डांटते हुआ कहा, नहीं बेटा, इस बार तुम गलत हो। पाकिजा ने ये सुना और वो उन्हें देखती रह गई। पापा ने आगे कहा, मुझे पता है कि मेरी बेटी कभी गलती नहीं करेगी, मगर अनजाने में ही इस बार तुमने गलती कर दी है। उसने तुम्हें डांटा इसलिए नहीं कि तुमने कुत्ते को बचाया, बल्कि इसलिए कि आखिर कुत्ते को बचाने के लिए तुम खुद उसकी गाड़ी के सामने आ गई। जरा सोचो, भगवान ना करे अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हें कहीं चोट लग जाती तो तुम्हारा क्या होता बच्चे? तुम्हारा बॉस काफ़ी सुलझा हुआ है, उसने तुम्हारी परवाह में ही तुम्हें डांटा था, मगर ये गलती तुम्हारी थी जो तुम उससे उलझ गई थी। वैसे भी तुम पहले से ही इतनी जल्दी जल्दी तुनक जाती हो, और ये मत भूलो कि उस रात उसने उसने ही तुम्हें बचाया। जरा सोचो, उन लोगों के सामने उसने तुम्हें अपनी पत्नी कहा, यानी कि उसे जिम्मेदारियों का एहसास है और वो स्थितियों को अच्छे से संभालना भी जानता है। वो चाहता तो तुम्हें छोड़कर भी जा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। बेटा, तुम्हें उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। पापा ने उसके सर पर हाथ फेरा। पाकिजा ने कहा, आप दोनों मेरे मम्मी पापा हो या उसकी ही तारीफ करते जा रहे हो? मम्मी ने कहा, माँ बाप तेरे ही हैं, मगर दुनिया को तुझसे ज़्यादा अच्छे से समझते, इसलिए तू आज और अभी उससे माफ़ी मांगेगी। ज़्यादा रात नहीं हुई है तो तू अभी बात कर ले। पाकिजा ने कहा, मगर मैं पाकिजा पाकिजा श्रीवास्तव, उससे माफ़ी कैसे मांग सकती हूँ? पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा हमने तुम्हें हमेशा सिखाया है ना
कि अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने से इंसान कभी छोटा नहीं होता और तुमने गलती की है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी ही चाहिए। चलो अब तुम बात करो, हम बाद में आते हैं। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए। बिस्तर पर लेटे उत्कर्ष ने वो लिफाफा खोला और ना चाहते हुए भी हर तस्वीर पर नज़र डालने लगा। कुछ 7-8 तस्वीरें थी उसमें और साथ में उनका बायोडाटा भी। सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक थी, सुंदर और पढ़ी लिखी, मगर पता नहीं क्यों उनमें से किसी से भी उत्कर्ष को कुछ खास लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था उन सब में कुछ न कुछ खाली सा है जो उसे और सिर्फ उसे ही महसूस हो रहा था। उसने उन तस्वीरों को वहीं रख दिया और अपना फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते उसके हाथ खुद ब खुद फ़ोन की फ़ोटो गैलरी में चले गए जहाँ एक तस्वीर पड़ी थी पाकिज़ा की। उत्कर्ष ने याद किया कि उसने ये तस्वीर कब ली थी। उस दिन अपने कैबिन में बैठा उत्कर्ष कुछ काम कर रहा था और काफ़ी देर से झुके होने के कारण उसने अपनी गर्दन उठाई और उसे इधर उधर करके हल्का हिलाया और आंखें मली। उसकी आंखों में दर्द हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी नज़र उसके कैबिन के सामने वाले डेस्क पर पड़ी जहां पाकिजा बैठती थी। पाकिजा भी फाइलों में लगी थी और फाइल में कुछ पढ़ रही थी और एक कलम लेकर अपने दांतों के बीच दबाया हुआ था। पता नहीं जाने किस उलझन में थी। बच्चों के जैसे कभी सर खुजाती तो कभी कलम बाहर निकाल उसे अपनी उंगलियों में दबाकर खेलती। ऐसे ही पाकिजा किसी बच्ची को जैसी लग रही थी। उसके बाल उसके सामने आ रहे थे। आज उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ा था। वो हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। अचानक पाकिजा ने उन्हें पकड़ा और उनका जूड़ा बनाने लगी। उत्कर्ष काफी देर से ये सब देख रहा था। अचानक उसके मन में क्या आया, उसने अपना फोन निकाला और उसकी तस्वीर वहीं खड़े खड़े ले ली। बालों का जूड़ा बनाती होठों में कलम दबाए जींस कुर्ते में बैठी पाकिजा बड़ी प्यारी लग रही थी। उत्कर्ष अभी भी उस तस्वीर को घूरे जा रहा था। उस तस्वीर में कुछ खास नहीं था मगर वो तस्वीर ही कुछ खास थी। उत्कर्ष के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई और उसके मुंह से निकला, पागल लड़की। धीरे धीरे ही से कुछ एहसास उत्कर्ष के दिल में पनपने लगे थे। अब बस देखना है कि उत्कर्ष उन्हें पहचान पाता है या नहीं और कैसा वक्त होगा जब पाकिजा उत्कर्ष से माफ़ी मांगेगी। क्या वो कह पाएगी सॉरी? जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।